लाखनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ दो बड़ी ही प्रसिद्ध खटिये की दुकान थी, एक ब्रिगोधर और एक गजोधर की। अरे भाई ब्रिगोदर, तुम्हारा काम तो रोज की तरह ही जोरों शोरों से चल रहा है। बस भगवान की कृपा है भैया, और कुछ हाथों की कला है। ये कृपा कुछ हम पर भी बन जाती तो अच्छा होता। आखिर तुम्हारे खटिये हमसे ज्यादा जो बिक रहे हैं। अरे गजोधर, दुकान तो तुम्हारी भी फल फूल रही है। आपका कहना भी ठीक ही है। कैसे आना हुआ सरपंच जी? मैं तो काम के लाने आया था ब्रिगोदर, कुछ खटिये बनवाने थे। आज्ञा चाहता हूँ सरपंच जी। तब ये कहकर गजोधर अपनी दुकान की तरफ चला गया। लगता है आपका मुझे काम देना गजोधर को कुछ अच्छा नहीं लगा सरपंच जी। देखो भाई, हमें तो तुम्हारी बनाई हुई खटिया ही पसंद आती है। जो अगर उसकी बढ़िया होती तो वहीं चला जाता। तुम ऐसा करो, 3 खटिये मेरे घर के लिए बना दो। जैसा आप कहें सरपंच जी, कुछ दिनों में आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है ब्रिगोडर, काम हो जाए तो मुझे बता देना। गजोधर ये सब अपनी दुकान से देख रहा था और अब उसकी ईर्ष्या का कोई ठिकाना ना रहा। खाना कैसा बना है? खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। दिन भर इसी का तो इंतजार रहता है। क्या बात है, आज काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज सरपंच जी ने 3 खटियों का काम दिया है, बस इसीलिए। बस भगवान ऐसी कृपा बनाए रखें। भगवान की ही नहीं, दादाजी की भी कृपा कहो। अच्छा, वो कैसे जी? बस कुछ समय से सपने में आ रहे हैं, जहाँ दादाजी मुझे नाम से पुकारते हैं, ब्रिगोदर ब्रिगोदर, और फिर चले जाते हैं। मुझे तो लगता है जैसे कुछ बताना चाहते हैं। ये तो अब उनसे सपने में पूछना पड़ेगा। अगले दिन ब्रिगोधर सुबह दुकान के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था कि तभी ब्रिगोदर ब्रिगोदर, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, अनर्थ हो गया, अनर्थ। क्या बात है काका, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं आप? जल्दी चलो, तुम्हारी दुकान में किसी ने आग लगा दी है। हे भगवान, ये किसने किया? मेरी पुश्तैनी दुकान। जरूर ये गजोधर का किया धरा है। तुम्हारी दुकान का फलना फूलना उसे पसंद नहीं आया होगा। अरे काका, ऐसा कुछ भी ना कहिए, मेरा इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बड़ी ही दुखद घटना हो गई भाई। ब्रिगोदर की ये दुकान तो पुश्तैनी है, ऐसा घटिया काम किसने किया होगा? दुकान को जलता देख ब्रिगोधर मानो टूट चुका था। वो वहाँ से घर चला जाता है। अरे जी, उस बात को अब 1 महीने हो गए हैं। कब तक यूं दुख में डूबे रहेंगे आप? कई पुश्तों से दुकान चली आ रही है। आज दादाजी होते तो वो बहुत दुखी होते। दुख तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन अब अगर और घर पर बैठेंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा, और फिर घर में पैसे कहाँ से आएंगे? सही कहती हो, कल इस पर विचार किया जाएगा, पर इस वक्त सो जाते हैं। ब्रिगोधर गहरी नींद में कोई सपना देख रहा था। ब्रिगोदर, कब तक ऐसे पड़े रहोगे ब्रिगोदर? दादाजी आप, क्षमा करें दादाजी, मैं आपकी दुकान का ख्याल नहीं रख पाया और वो जल के भस्म हो गई। मेरी धरोहर क्या वो दुकान थी? हाँ दादाजी, और मैं अब समझ नहीं पा रहा कि अब मैं करूं क्या। नहीं ब्रिगोदर, मेरी धरोहर तुम्हारे हाथों की कला है। दुकान जली है पर तुम्हारी कला नहीं जली है। तो आप ही बताइए ना, मैं अब क्या करूं? कुछ रास्ता दिखाइए। ठीक है बेटा, बताता हूं। अपने परिवार पर एक वरदान चला आ रहा है। ये वरदान हर पीढ़ी में किसी न किसी को मिलता है। कैसा वरदान दादाजी? खटिया गाड़ी का। यदि तुम खटिये में पहिए लगा दो तो वो खटिया गाड़ी बन जाएगी। अब मैं तुमसे विदा लेता हूं। अरे, ये कैसा सपना था? खटिया गाड़ी? ब्रिगोधर दादाजी की बात ध्यान में रखकर खटिया गाड़ी बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर ले आया।
क्या बात है ब्रिगोदर, महीने भर बाद आज दिखाई दिए हो भाई। हाँ भैया, कब तक घर में यूं ही पड़ा रहता। ये लकड़ियां कैसी, फिर से दुकान खोलने की सोच ली है क्या? बस देखो भैया, कुछ नया सोचा है। देखते हैं कि क्या नया सोचा है। बना तो दी, अब इसे चला कर देखता हूँ। ब्रिगोदर की गाड़ी चल पड़ी और पूरे गांव के लोग देखने लगे। गजोधर गुस्से से मानो खलबला उठा। अरे, आपने तो बड़ी ही रोचक चीज बना दी है। गांव भर में कल से यही चर्चा है। रोचक तो है। दादाजी परसों सपने में मुझे ये बता कर गए हैं कि मुझे वरदान है कि अगर मैं खटिये में चक्के लगा दूं तो वो खटिया गाड़ी बन जाएगी। बस ऐसे ही भगवान अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखें। हाँ, बस उनकी कृपा बनी रहे। अब से इस खटिया गाड़ी का ही सहारा होगा। अरे भाई ब्रिगोदर, आइए सरपंच जी, कैसे आना हुआ? सुना है कुछ नया बनाया है तुमने। कल जो खटिया गाड़ी तुमने बनाई थी उसी के विषय में बात करने आया हूँ। क्या बात है सरपंच जी, कहिए। बात तो बस ये है कि मुझे भी ऐसी ही एक खटिया गाड़ी चाहिए। जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि पहला काम मुझे आप दे रहे हैं। मैं जल्दी ही इसे बनाकर आपके पास पहुंचा दूंगा। ब्रिगोदर की खटिया गाड़ी बहुत ज्यादा बिकने लगी और उसने नई दुकान खड़ी कर ली। भाई ब्रिगोदर, तुम्हारी खटिया गाड़ी तो चल पड़ी। काफी पैसे कमा लिए होंगे तुमने। मेरी दुकान तो अब कोई देखता भी नहीं। अब तो तुम खटिया बेच सकते हो। मैं तो आधे से ज्यादा समय खटिया गाड़ी बनाने में व्यस्त रहता हूँ। अरे भाई, कैसे बनाते हो इसे? कुछ मुझे भी सिखा दो, मेरी भी गाड़ी चल पड़े। सिखा तो दूंगा भैया, पर बनेगी नहीं आपसे। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कला नहीं है? अरे नहीं नहीं, बात कला की नहीं है। इसमें जब मैं चक्के लगाऊंगा तभी चलेगी। ये वरदान है मुझ पर। ब्रिगोदर की बात सुनकर गजोधर फिर से जल उठा और खुद अपनी एक खटिया गाड़ी बनाने की कोशिश करने लगा। कितनी भी कोशिश करूं, ये गाड़ी बन तो जाती है हूबहू, पर चलती क्यों नहीं? अरे गजोधर, तुम भी खटिया गाड़ी बनाने लगे हो क्या? हाँ भाई, हम भी जाने कि ब्रिगोदर ने तुम्हें क्या सिखाया है। अरे काका, काहे टांग खींच रहे हैं? क्या बात है, दिखती तो हूबहू है, चलती नहीं है क्या? मैंने तो इनसे कहा था सरपंच जी कि मेरे वरदान के बिना ये चलती नहीं है। अगर मैं चक्के ना लगाऊं तो कोई अर्थ नहीं। ठीक है, मान लिया भाई, अब चलता हूं। लगता है अभी दुकान जलाकर मन नहीं भरा है इसका। सतर्क रहना गजोदर से ब्रिगोदर। हाँ, सही कह रहे हैं काका, ध्यान रखना ब्रिगोदर। जैसा आप लोग कहें। हाँ ब्रिगोदर, मुझे कुछ काम था तुमसे। कहिए ना सरपंच जी, क्या सेवा करूं? दरअसल बात यह है कि वैद्य जी की दुकान गांव से दूर है, तो मैं चाहता हूं कि 10 खटिया गाड़ी तुम बना देते, ताकि अगर कभी जरूरत पड़ी या किसी को अकस्मात जाना रहा तो वो आराम से जा सके। मैं कोशिश करूंगा सरपंच जी कि जल्द से जल्द बन जाए। ये लो पैसे, बाकी के मैं बनते ही दे दूंगा। आज बड़ी खुशी का दिन है। सरपंच जी ने 10 खटिया गाड़ी बनाने का काम दिया है। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर ये माथे पे शिकन कैसी? तुम्हारी नजरों से नहीं बच सकता। चिंता बस गजोधर की है। काका कहते हैं कि हमारी दुकान इसी ने जलाई थी। तो इसका कुछ करते क्यों नहीं सरपंच जी? किसी ने उसे जलाते हुए नहीं देखा था। ये तो बस काका और हम सबको पता है कि उसके अलावा और कोई गांव में ये नहीं करता। पर अपने जलन के कारण ये करना तो ठीक नहीं है ना? अब तक मैंने उससे कुछ कहा नहीं है, पर उसकी ईर्ष्या अब तक खत्म नहीं हुई है, जबकि मैंने तो पुश्तैनी दुकान जलने के बाद भी उसे माफ कर दिया है। अगर ऐसा है तो आपको उसके कर्म किसी तरह सबके सामने लाने होंगे। सही कहती हो। एक उपाय है,
कल सरपंच जी से मिलके बात करनी होगी। सरपंच जी, जरूरी काम से आया हूँ। कहो ब्रिगोदर, क्या बात है? आप तो जानते हैं कि मेरी दुकान जल गई थी और मुझे शक है कि ये गजोधर का किया धरा है। शक तो हम सभी को है, पर किया क्या जा सकता है? अपनी ईर्ष्या में आकर उसने इतना बड़ा पाप कर दिया, और आगे भी कर सकता है, क्योंकि उसके चेहरे पर उसकी गलती का दुख जरा भी नहीं झलकता। बात तो सही कही है ब्रिगोदर। अगर आप कहें तो मैं एक उपाय बताऊं। कैसा उपाय? हमें गजोधर को रंगे हाथों पकड़ना होगा। इसके लिए आप पहले तो काका से ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि आपने मुझे 10 खटिये बनाने को कहा है और भविष्य में और भी बनवा सकते हैं। पर इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि उसकी ईर्ष्या और बढ़ जाएगी और उसके बाद वो कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ करेगा। और फिर उसके बाद तो बस इंतजार करना है सरपंच जी। बारी बारी पहरा देना होगा कुछ दिन, जब तक कि उसे रंगे हाथ ना पकड़ ले। उपाय तो ठीक लगता है। मैं काका को बुलवा कर उनसे कहता हूँ। बड़ी कृपा होगी आपकी। कृपा तो तुम्हारी है अब इस गांव पर। दूसरे गांवों तक तुमने इस गांव को प्रचलित कर दिया है। ब्रिगोदर उस पर बैठकर अपनी दुकान की तरफ चला गया। अरे ब्रिगोदर, बोलो भाई गजोदर, क्या बात है? कहां से आ रहे हो अपनी खटिया गाड़ी से? कहीं नहीं, बस सरपंच जी के पास गया था। नया काम दे दिया है क्या सरपंच जी ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस छोटा सा काम है। अरे ये काका ढोल क्यों बजा रहे हैं? सुनो भाई सुनो, सब सुनो। हमारे गांव का नाम रोशन करने वाले ब्रिगोदर के लिए सरपंच जी ने 10 खटिये गाड़ी का काम दिया है। जो भी उन गाड़ियों का चालक बनना चाहता है, सरपंच जी से मिले। तुमने तो कहा था कि छोटा काम मिला है। अरे हाँ, अब तो 10 खटिया गाड़ी तुम्हारे लिए तो आम बात होगी। नहीं भाई गजोदर, ऐसी बात नहीं है। तो अब ये 10 खटिया गाड़ी भी छोटा काम है इसके लिए। पर कुछ दिन और रुकता हूँ और देखता हूँ कि कोई वरदान ही है या बस बातें बघाड़ता है। गजोधर ईर्ष्या से भर उठा था और वो खटिया गाड़ी बनाने का तरीका हथियाना चाहता था। कई दिन बीत गए हैं, पर अब तक इसने कुछ किया क्यों नहीं? यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई बात सूझ रही है क्या ब्रिगोदर? हाँ काका, आप तो जानते हैं कि इससे पहले भी एक बार गजोदर खटिया गाड़ी बनाने सीखने आया था, पर वो तो बना ना पाने के कारण वहां से चला गया। अब ऐसा क्या है जो वो सीख जाएगा? सरपंच जी, वो जानना चाहता है कि ये वरदान ही है या कोई तरीका है जो बस मुझे ही पता है। और तुम्हें कैसे पता कि यही वजह है उसके कुछ ना करने की? क्योंकि जब भी मैं खटिया गाड़ी बनाता हूँ, मैंने उसे मुझ पर नजर रखते हुए देखा है। तो अब क्या किया जाए, तुम ही बताओ ब्रिगोदर। ब्रिगोदर ने अपने सुझाव और उपाय काका और सरपंच को बताया। सुनो सुनो सुनो, अब क्या नया लाए हो काका? अरे भाई सुनो तो, बड़ी खुशी की बात है। सरपंच जी ने कहा है कि ब्रिगोदर को अब 10 नहीं 100 खटिया गाड़ी बनानी है, और भविष्य में इन खटिया गाड़ी का काम बाकी सारे गांव में भी चालू कर दिया जाएगा। लगता है अब मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलेगी गजोदर। इतने पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास, अब तो खुशी मनाओ, और अब आगे कुछ भी हो काम तो तुम्हें ही मिलेगा। हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही कुछ है। बधाई हो ब्रिगोदर। सबकी बधाइयां सुनकर गजोधर अपनी झूठी मुस्कान लेकर वहां से चला गया। आज तो इसे पूरी तरह से खाक कर दूंगा, ताकि इस बार जब सदमा लगे तो ये ऊपर ही ना पाए। फंस गया गजोधर सरपंच जी। अभी रुको काका, जब ये थोड़ी आग लगा दे तब इसे पकड़ा जाएगा। हाँ, वरना कहेगा कि घूमने निकला था। गजोधर ने आग लगाई और उसी आग ने गजोधर को भी पकड़ लिया। फिर गजोधर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और काका ने पानी डालकर उस आग को बुझा दी। क्यों गजोधर, ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है? मुझे माफ कर दो ब्रिगोदर, ये बात किसी को मत बताना, वरना मेरी पत्नी बच्चे क्या सोचेंगे। ये बात तो ऐसा पाप करने से पहले सोचना था ना।
माफ कर दो ब्रिगोदर, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा। मुझसे बस देखा नहीं जाता था कि मेरी कला का आदर नहीं और हर वक्त सब तुम ही से अपना काम करवाना चाहते थे। ठीक है, तो तुम मेरे साथ काम करो। ये क्या कह रहे हो? इसे तो कल पंचायत में सजा देनी चाहिए। नहीं काका, अब से गजोधर मेरे साथ काम करेगा। ये खटिया बनाने में मेरी मदद करेगा और मैं वरदान से उसमें चक्के लगाकर उसे खटिया गाड़ी बनाऊंगा। धन्यवाद भाई ब्रिगोदर। तब से लाखनपुर में खटिया गाड़ी की दुकान ब्रिगोधर और गजोधर साथ में चलाने लगे और दोनों ने मिलकर गांव का नाम प्रचलित किया। पृथ्वीगंज नाम का एक गांव था। वहां भीमरू अपनी इकलौती बेटी फगुनिया के साथ रहता था। फगुनिया का स्वभाव बहुत चंचल और बहुत ही व्यवहारिक किस्म का था। भीमरू एक साधारण और लाचार बाप था। रहने को एक छोटी सी कुटिया और कुम्हार का काम किया करता था, यानी मिट्टी के बर्तन। कुछ दिनों से व्यापार ना होने की वजह से भीमरू बहुत ज्यादा परेशान था। पिताजी, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है, कम से कम कुछ नाश्ता तो कर लीजिए। मैं क्या बताऊं फगुनिया, लोगों के पास नए नए आविष्कार आ गए हैं। आविष्कार तो अच्छी चीज है, इसमें तकलीफ की क्या बात है? जब से फ्रिज और एसी आ गए हैं, हम जैसे छोटे मोटे कुम्हारों से अब कोई पानी के लिए मटका नहीं खरीद रहा, ना ही हमसे कोई मिट्टी का सामान खरीद रहा है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं पिताजी? मैं हूँ ना, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम्हें अच्छी तरह पता है, मुझे रात को दिखाई देना भी बंद हो गया है। भीमरू को फगुनिया की शादी की चिंता भी सताया करती थी। एक दिन फगुनिया को देखने लड़के वाले आए। देखो भीमरू, यूं तो हम बड़े खानदान से हैं, ऐसे वैसे जगह हम रिश्ता नहीं कर सकते, लेकिन फगुनिया को मेरा बेटा जय बड़ा पसंद करता है। हाँ हाँ, वरना हम जैसे अमीर तुम्हारे गांव में कदम भी नहीं रखते। मेरा बड़ा सौभाग्य होगा अगर आपका बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा तो। उतने में वहां पर फगुनिया चाय की प्लेट और सूखे गले बिस्किट लेकर आती है। ये क्या मजाक है भीमरू, तुम हमारे घर मिट्टी के बर्तन और मटका लेकर आते थे, इस वजह से हमारी तुमसे जान पहचान है, तो क्या अब तुम हमें ये बासी बिस्किट और ये गंदी चाय पिलाओगे? समझे जी, माफ कीजिएगा, मेरे घर बस यही है। वो क्या है कि मेरी दुकान भी बहुत दिनों से चल नहीं रही है। अगर हम तुम्हारे घर बारात लेकर आए तो क्या तब भी तुम ऐसी ही हरकत करोगे? ना बाबा ना, मैं अपने बेटे की शादी कहीं और कर लूंगी। चलिए जी। नहीं, कृपया ऐसा ना करिए, रुक जाइए, मेरी बेटी का रिश्ता पक्का कर लीजिए, रुक जाइए। भीमरू के लाख रोकने पर भी लड़के वाले नहीं रुके। इस सदमे की वजह से भीमरू रोने लगा। पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। बचपन से ही माँ के ना होने की वजह से आपने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है ना, तो मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें चैन सुख कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हारी शादी में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर भीमरू अपने अटके हुए मिट्टी के बर्तन के पैसे लेने जाता है। वही वो एक अपनी पुरानी ग्राहक जो कि बड़ी अमीर है, उनसे मिलता है। बड़ी मालकिन, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं है। भीमरू, मैं तुम्हारी इसमें कैसे मदद करूं? मिट्टी के सामान अब ज्यादातर गांव में कोई नहीं खरीदता। मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि तुम्हें जल्द से जल्द पैसे मिले और तुम्हारा व्यापार ज्यादा हो, ठीक है? अगर आपके पास कोई और काम भी हो तो मुझे बताइए, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। तो भीमरू, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस हफ्ते मेरी बड़ी बेटी की शादी है, तुम वहाँ क्यों नहीं आ जाते? खाना बनाने में हलवाइयों की मदद कर देना और बाकी के छोटे मोटे काम में हाथ बटा देना। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मालकिन, बड़ी मेहरबानी। और ठीक वैसा ही हुआ। भीमरू हलवाइयों को खाना बनाने में उनकी मदद करने लगा। अरे भीमरू, तुम यहाँ? मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता टूट गया। अब मैं आपसे क्या कहूँ, यूँ समझ लीजिए कि
जवान बेटी, सर पर टेंशन है। अब अगर बुरा न मानो तो अपनी बेटी फगुनिया की शादी मेरे बेटे प्रवीण से क्यों नहीं करवा देते? प्रवीण फगुनिया के साथ ही स्कूल में पढ़ा था और अब बड़ा कामयाब लड़का बन गया है। शहर में ट्रक चलाने का काम करता है। क्या सच? अगर ऐसा है तो देर किस बात की? चट मंगनी पट ब्याह। मैं अगले सोमवार को ही तुम्हारे घर आऊंगी। हाँ? भीमरू इस बात से बड़ा खुश हुआ और अपने घर चला गया। देखा बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी शादी एक नेक और बड़े घर में करवाऊंगा। देखो, मैंने वैसा ही किया। मुझे हलवाई काकी मिली थी और उन्होंने मुझसे सारी चीजें बता दी। उन्होंने अपनी खानदानी कंगन भी मुझे भेंट में दे दी। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मैं तो भूल ही गया। तुम्हारी उनकी तो खूब जमती है। पिताजी, शादी ब्याह बहुत खर्चे और बहुत समस्या वाली बातें हैं। तुम उसकी चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें अच्छे से विदा करूंगा। लेकिन इस बार तुम्हारी शादी जरूर होगी। और हमारे पास तो डोली के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं तो आपसे कहती हूँ कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए और कुछ दिनों में कोई दूसरा अच्छा लड़का देखकर मेरी शादी करवा दीजिएगा। अपनी बेटी फगुनिया की बात सुनकर भीमरू को रात भर नींद नहीं आती और वो एकदम भोर में अपने घर के बाहर खेतों से जंगल की तरफ जाने लगा। सही कहा फगुनिया ने, मैं उसे एक डोली तक नहीं दे सकता। शादी तो दूर की बात है, रिश्ता तय है, शादी सर पर है और सामान एक भी नहीं। हे भगवान, आप ही कुछ मदद करिए। इतना कहकर भीमरू घने जंगल में जा पहुंचा। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ दिखा रहा है तू? मेरी बच्ची की शादी फिर से टूट जाएगी। कृपा करो, कृपा करो। भीमरू फूट फूट कर उस पेड़ के नीचे रोने लगा और वो पेड़ एक मायावी राक्षस का था जो भूख की वजह से तड़प रहा था। भीमरू को रोता देख वो बड़ा खुश हुआ। अगर भगवान आपने मेरी मदद नहीं की तो यही इसी मिट्टी पर अपनी जान दे दूंगा। भीमरू के इतना कहते ही वहाँ पर उस पेड़ से एक बड़ा सा भूत सामने आ गया और कहने लगा, तुम इंसानों का कुछ समझ नहीं आता। तुम कौन हो और बोल कैसे रहे हो? मैं जो भी हूँ, अच्छा हुआ तुम यहाँ आए हो। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। खा जाओ, मैं हूँ ही हालातों का मारा। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? तब जाकर भीमरू ने उस पेड़ वाले भूत को सारी बातें बताई। अरे भाई, ये तो बड़ी दुख की बात हो गई। तुम जैसे दुखी आत्मा को मुझे खाकर भी मजा नहीं आएगा। मैं भी रोता रहूंगा, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। कैसी मदद? इस पेड़ के नीचे जो मिट्टी है वो आम मिट्टी नहीं है, जादुई मिट्टी है। मैं जब इंसान था तब मैंने सारे सोने इसी मिट्टी में छुपा कर रखे थे। तुम उस मिट्टी से जो भी सामान बनाओगे वो बनने के कुछ ही समय बाद सोने का हो जाएगा। धन्यवाद भूत भाई, मैं तुम्हें दोबारा आकर मिलूंगा। छी छी, ये सब मत करो, जाकर अपनी बेटी का ध्यान रखो। भीमरू वहाँ से अच्छी खासी मिट्टी लेकर घर चला गया और उस मिट्टी से बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी डोली बनाई जो पूरी तरह से मिट्टी की थी। शादी का दिन आ गया। हलवाइन के लड़के प्रवीण से फगुनिया की शादी भी हो गई। बस उसकी विदाई बाकी थी। पूरी शादी में भीमरू ने बस मिट्टी की डोली बनाई थी और उस डोली के सोने में तब्दील होने का इंतजार कर रहा था। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन भूत भाई की बात सच क्यों नहीं हुई? डोली तो अब तक सोने की हो जानी चाहिए थी। पिताजी, आप अपना ख्याल रखिएगा। इतने में फगुनिया की डोली बारातियों ने उठा ली और फगुनिया को विदा करने लगे। भीमरू के आंसू आने ही वाले थे कि डोली झट से सोने की हो गई और सारे ही गांव वाले सोने की डोली देखकर चौंक गए। देखा बेटी, ये तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। मैं जानता हूँ मैंने बचपन से तुम्हें कोई बड़ी चीज नहीं दी है। ये सोने की डोली अब तुम्हारी है। अपना सांसारिक जीवन अच्छे से बिताना और मुझसे मिलने आते रहना बेटा। उस सोने की डोली की वजह से
फगुनिया के ससुराल वाले उसे बहुत खुश रखने लगे। कुछ दिनों बाद उसने अपने पिता भिमरू की मदद एक बड़ा सा घर तोहफे में देकर की। सारे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। पुराने समय की बात है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच एक सुंदर गांव बसा हुआ था। गांव में मोतीलाल नाम का एक बुढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ रहता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन मोतीलाल की पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी और मोतीलाल पास में बैठा खाना खा रहा था। तभी उनके घर कहीं से एक कुत्ता घुस आया। लगता है बेचारा भूखा है। हाँ, आप अपनी रोटी इसे दे दो, मैं आपके लिए और सेक देती हूँ। बूढ़ा आदमी कुत्ते को दूध में डालकर बहुत प्यार से रोटी खिलाता है। खाना खाने के बाद कुत्ता पूंछ हिलाने लगा। अरे, ये तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। हम इसे पाल लेते हैं, इसको हम किच्चू के नाम से पुकारेंगे। बूढ़ा आदमी जब खेत पर जाता तो किच्चू भी उसके साथ जाता। एक दिन जब बूढ़ा आदमी खेत पर काम कर रहा था तो किच्चू एक जगह की मिट्टी खोदने लगा और भौंकने लगा। क्या हुआ किच्चू, क्यों भौंक रहे हो? शायद ये यहाँ की जमीन खोदने के लिए कह रहा है। क्या है यहाँ पर? बूढ़ा फावड़ा लेकर आता है और किच्चू की बताई जगह पर जमीन को खोदना शुरू करता है। किच्चू खुश होकर पूंछ हिलाने लगा। बूढ़े आदमी का फावड़ा एक पत्थर से जा टकराया। उसने पत्थर हटाकर देखा कि पत्थर के नीचे एक घड़ा रखा हुआ है। बूढ़े ने घड़े को बाहर निकाला। उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे। बूढ़ा जब घड़ा सिर पर रखकर अपने घर ले जा रहा था तो गांव के एक आदमी चंदर सिंह ने उसे देख लिया। चंदर सिंह रात में बूढ़े के घर पहुंचता है। उसने देखा कि बूढ़ा और उसकी पत्नी सिक्के गिनने में लगे हुए हैं। मोतीलाल, तुम तो कहते थे कि तुम बहुत गरीब हो, अब ये इतने सोने के सिक्के कहाँ से आए तुम्हारे पास? बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी बहुत ईमानदार थे। वे सब कुछ सच सच चंदन सिंह को बता देते हैं। अपना कुत्ता एक दिन के लिए मुझे दे दो, मैं आपका जिंदगी भर एहसान मानूंगा। ठीक है, ले जाओ। किच्चू चंदर सिंह के साथ जाना नहीं चाह रहा था। चले जाओ किच्चू, एक दिन की ही तो बात है। अपने मालिक के कहने पर किच्चू चंदर सिंह के साथ चल दिया। अगले दिन सुबह चंदर सिंह किच्चू को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ा। किच्चू अगर कहीं भी रुकता तो चंदर सिंह जोर से उससे डंडा मारता। खेत तक पहुंचते पहुंचते चंदर सिंह ने डंडे मार मार कर किच्चू को अधमरा कर दिया। अब जल्दी से बता दे, मेरे खेत में खजाना कहाँ गड़ा हुआ है, वरना एक और डंडा लगाऊंगा। किच्चू को चंदर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चंदर को मजा चखाने की सोच ली। वो खेत के एक कोने में गया और उसने जमीन खुरचना शुरू कर दिया। चंदर का मन लालच से भर उठा। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। चंदर जल्दी जल्दी मिट्टी खोदकर घड़ा बाहर निकालता है, लेकिन घड़े में ढेर सारे मेंढक, केंचुए और गिरगिट निकलते हैं। वे उसके हाथों पर चढ़ जाते हैं। ये क्या बला है? किच्चू, तू रुक जा अभी। चंदर फावड़ा लेकर बेचारे किच्चू के सिर पर मार देता है। 3 दिन बीत गए। बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी अपने किच्चू का इंतजार कर रहे थे। तुम चंदर सिंह के घर जाकर एक बार पूछ लो, मुझे किच्चू की बहुत याद आ रही है। बूढ़ा चंदर सिंह के घर पहुंचता है। चंदर, किच्चू कहाँ है? तुम्हारा कुत्ता गद्दार निकला। मैंने 3 दिन पहले उसे मारकर मेरे खेत में जो शीशम का पेड़ है वहाँ दफना दिया है। बूढ़ा और बूढ़ी किच्चू की मौत की खबर सुनकर बहुत रोते हैं।
बूढ़ा चंदर के घर जाकर कहता है, किच्चू तो मर गया, पर क्या तुम उस पेड़ की कुछ लकड़ी मुझे दे सकते हो जिसके नीचे तुमने किच्चू को दफनाया? बूढ़ा शीशम के पेड़ की कुछ लकड़ी अपने घर ले आता है और उससे एक ओखली बना लेता है। बूढ़ी रोजाना ओखली में धान कूटती थी और किच्चू को याद करती। एक दिन जब बूढ़ी ने ओखली में धान कूटना शुरू किया तो ओखली में से ढेर सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और पकवान निकलने लगे। ये जरूर हमारे किच्चू की कृपा है। बूढ़ा और बूढ़ी गांव के गरीब लोगों के घर मिठाइयाँ और पकवान बांटते हैं। जब चंदर को ओखली से पकवान निकलने के बारे में पता लगता है तो वो मोतीलाल के घर पहुंच जाता है। दद्दा, हमारे घर में खाने को नहीं है, जरा एक दिन के लिए अपनी ओखली हमें दे दे तो बड़ी कृपा होती। दयालु दंपत्ति चंदर को अपनी ओखली दे देते हैं। चंदर ओखली लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, जल्दी से इसमें धान कूटना शुरू करो, आज तो बहुत बढ़िया माल पानी खाने को मिलेगा। चंदर की पत्नी लालच में भरकर ओखली को खोदना शुरू करती है, लेकिन ओखली से मिठाइयों और बढ़िया चीजों की जगह भैंस का गोबर, कीचड़ निकलने लगते हैं। ये क्या है? चंदर को गुस्सा आ जाता है। वो बूढ़े की ओखली जलते हुए चूल्हे में झोंक देता है। अगले दिन बूढ़ा चंदर के घर ओखली मांगने आता है। ये गोबर और कीचड़ देख रहे हो, तुम्हारी ओखली से निकली है। मैंने तुम्हारी ओखली चूल्हे में जला दी। बूढ़े आदमी को बहुत दुख हुआ। ओखली जला दी? चलो कोई बात नहीं, उसकी राख ही मुझे दे दो, वही मेरे किच्चू की निशानी होगी। लगता है ये बुढ़ा उस कुत्ते के चक्कर में सठिया गया है। चंदर 2 मुट्ठी राख एक थैली में भरकर बूढ़े को दे देता है। बूढ़ा घर लौटकर अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। ओखली कहाँ गई? ओखली जल गई, अब हमारे पास केवल ये राख बची है। हवा का एक झोंका आता है और बूढ़े की मुट्ठी से थोड़ी सी राख उड़कर उसकी बगिया में चली जाती है। मुरझाई हुई बगिया के सारे पौधे हरे हो जाते हैं और उन पर फूल खिल जाते हैं। लगता है किच्चू अभी भी हमारे साथ है। राख से फूल खिलने की खबर गांव में फैल जाती है और बात राजा तक पहुंचती है। राजा तुरंत बूढ़े आदमी को अपने महल बुलाता है। हमारे पास एक बगिया है, लेकिन उसकी जमीन बंजर है। जो भी पौधा लगाता हूँ सूख जाता है। क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? बूढ़ा आदमी राजा की बगिया में थोड़ी सी राख उड़ा देता है। राजा की बगिया देखते ही देखते हरी हो जाती है और उसमें फूल खिल जाते हैं। राजा बूढ़े को बहुत सा इनाम देकर विदा करता है। बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। उधर जब चंदर की पत्नी को ये बात पता लगती है कि राजा ने मोतीलाल को इनाम दिया है, तो वो चंदर से कहती है, उस ओखली की राख अभी भी हमारे झूले में पड़ी हुई है। तुम भी दावा करो ना कि तुम भी राख से फूल उगा सकते हो। पड़ोसी राज्य के एक राजा की भी बगिया बंजर थी। राजा को जब पता लगता है कि चंदर नाम का एक व्यक्ति राख से फूल उगाने का दावा कर रहा है, तो वो चंदर को अपने राज्य में बुलाते हैं। आप चिंता न करें, बस मैं अभी आपकी बगिया में फूल खिला देता हूँ। चंदर इनाम के लालच में बगिया में राख उड़ाता है। बगिया में फूल नहीं खिलते, लेकिन सारी राख उड़कर राजा की आंखों में घुस जाती है और राजा की एक आंख अंधी हो जाती है। पकड़ लो इसे सैनिकों और जेल में डाल दो। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी भी कार्य को करते समय हमारी मनोदशा ही महत्व रखती है। अगर हम साफ मन से कोई काम करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है, और जब हम लालच के वशीभूत होकर कोई काम करते हैं तो हमें दंड मिलता है। एक गांव में नीतू और निशा 2 बहनें रहती थीं। नीतू का एक बेटा शिवा भी था, जबकि निशा की कोई संतान नहीं थी। दोनों बहनें बाजार में जाकर
चूड़ियां बेचती थी। निशा अभी तक मां नहीं बनी थी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था और इसलिए वह खुश रहती थी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों के पति आए। नीतू का पति सामान लेकर आया। उसका बेटा शिवा दौड़ते हुए आया। पापा, मेरे लिए क्या लाए हो? तेरे लिए खिलौने लाया हूँ। हाँ, पूरा बिगाड़ कर रख दो इसे, क्योंकि तुम्हें तो झेलना नहीं पड़ता। तुम तो 1 महीने में घर आओगे, पूरे महीने मुझे इसे झेलना पड़ता है। अरे तुम तो आते ही भड़क रही हो। जो सच है वही बता रही हूँ। अच्छा, कैसे करूँ मैं? घर का पूरा खर्चा मुझे चलाना पड़ता है। मैं कैसे कैसे घर चलाती हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ। एक तो मेरी चूड़ियाँ भी इतनी नहीं बिकती हैं। निशा को देखो, जाते ही सारा माल बिक जाता है। वो बहुत खुश रहती है। वो तुम्हारी छोटी बहन है, फिर भी तुम उससे इतना चिढ़ती हो। वो खुश है तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए। ऐसी क्या बात है जो तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? तुमसे बहस करना ही बेकार है। नीतू कहकर अंदर चली गई। उसका पति भी चुप हो गया। दूसरी तरफ निशा का पति भी घर आ गया और उसके लिए चूड़ियां ले आया। अरे आ गए आप, बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। निशा ने अपने पति को पानी दिया और चाय बनाकर ले आई। मुझे तुम्हें ये बताना है कि मैं इस बार भी पैसे नहीं बचा पाया। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारे लिए साड़ी लानी थी। तुम वो कब से लेना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ। इस बार तो मैंने भी कम पैसे कमाए हैं, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं थे मैंने उन्हें ऐसे ही चूड़ियां दे दी। ये तो सही किया तुमने, लेकिन मैं इस बार पक्का पैसे बचा पाऊंगा और तुम्हारे लिए साड़ी ला पाऊंगा। हमसे जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। वैसे भी हमारा कोई बच्चा तो है नहीं, तो हम ज्यादा पैसों का क्या करेंगे? निशा अपने पति से बात करने लगी। उसने अपने पति पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि मुसीबत के समय में उसका साथ दिया। हर रोज की तरह आज भी निशा और नीतू दोनों बहनें चूड़ियां बेचने गईं। निशा, तू अपनी दुकान मुझसे दूर लगाया कर, क्योंकि मेरे ग्राहक तेरे पास पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरी बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती है, और वो सब तेरी वजह से, क्योंकि सब तेरे पास आ जाते हैं। ठीक है दीदी, मैं अपनी दुकान दूर लगा लूंगी। निशा वहाँ से दूर चली गई और जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर दुकान लगा ली। नीतू ने भी अपनी दुकान लगा ली। तभी नीतू की दुकान पर एक छोटा लड़का आया। आंटी जी, मेरी माँ को ये हरी वाली चूड़ियाँ दे दीजिए। ये 30 रुपए की हैं। क्या तेरे पास इतने पैसे हैं भी? मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। मुझे 20 रुपए की चूड़ी दे दो। क्या 20 रुपए में क्या चूड़ी आती है? चल निकल यहाँ से। आंटी दे दो ना चूड़ी। मेरी माँ पैरों से चल नहीं सकती। मैंने ये 20 रुपए ही जमा किए हैं। तू यहाँ से चुपचाप निकल जा। मुझे ही लूटने आया है? वो लड़का वहाँ से निशा के पास चला गया और उसे अपनी माँ की हालत बताई। बेटा, ये चूड़ियाँ तू मेरी तरफ से अपनी माँ के लिए ले जा। वो मेरी बड़ी बहन जैसी है, और इन पैसों की मिठाई खा लेना। लड़का खुशी खुशी वहाँ से चला गया, लेकिन निशा के अच्छे व्यवहार के कारण उसका सारा सामान आज भी बिक गया। लेकिन नीतू का आज भी माल नहीं बिका। नीतू गुस्से से अपने घर गई। बस बहुत हुआ, मैं अब नहीं सहूंगी। मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगी। मेरी छोटी बहन ने ही मुझे बर्बाद करने की कसम खा ली है। मैं निशा को सबक सिखा कर ही रहूंगी। जरूर इसके पास कोई जादुई शक्ति है, जिसकी मदद से ये अपना सारा माल बेच देती है। नीतू निशा का राज जानने की कोशिश में लग गई। हर रोज की तरह नीतू और निशा आज भी अपनी चूड़ियां बेचने गई थीं। तभी वो लड़का हाथ में एक पोटली लेकर निशा के पास आ गया। आंटी जी, ये आपके लिए माँ ने भेजा है। निशा ने बहुत उत्सुकता से वो पोटली खोली और देखा कि उसके अंदर एक चमकदार कंगन था। ये कंगन तो बहुत कीमती लग रहा है। ये जादुई कंगन है और ये आपकी इंसानियत का उपहार है। इतना कहकर लड़का वहाँ से अदृश्य हो गया। निशा ने उस कंगन को अपनी चूड़ियों की टोकरी में रख दिया। कंगन के रखते ही सारी चूड़ियां सोने की हो गईं। निशा यह देखकर बहुत खुश हुई और उसने अपनी ये खुशी अपनी बहन नीतू को बतानी चाहिए।
और वह दौड़कर अपनी बहन के पास गई और उसे सारी बात बताई। निशा, इस कंगन पर मेरा हक है। लेकिन ऐसा क्यों दीदी? वो लड़का सबसे पहले मेरे पास आया था, मैंने ही उसे तेरे पास भेजा था, इसलिए ये कंगन मेरा हुआ ना? नहीं दीदी, ये कंगन मेरा ही है। अगर आपको सोने की चूड़ियां चाहिए तो मैं दे दूंगी। मैं तुझसे बड़ी हूँ और तेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, तो तू क्या करेगी इसका? नीतू ने जबरदस्ती निशा से वो कंगन छीन लिया और अपने घर चली गई। निशा भी चुपचाप अपनी सोने की चूड़ियां लेकर घर चली गई। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। सच कहते हैं, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और आज भगवान ने मुझे बहुत दे दिया। अब सारी चूड़ियां सोने की बना दूंगी और कल चूड़ियां खरीद कर ले आऊंगी। वाह, मजा आ गया। नीतू के घर में जितने भी पैसे और चूड़ियां थीं, उसने सब एक जगह इकट्ठा की और उनमें कंगन रख दिया। लेकिन कंगन जादुई था, उसने उसमें आग लगा दी और सारा माल राख हो गया। नीतू सिर पकड़कर रोई और खूब पछताई, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी, उसे उसके लालच ने ही डुबा दिया।